चलिए बच्चा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 10 का। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 10 और सॉरी 10 यहाँ वाला नहीं, 10 यहाँ वाला। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 10 जो रेगुलर हम एक असाइनमेंट बना रहे हैं उसका सॉल्यूशन है ये, बेसिक का नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब बताइए कि जब भी ऐसा बात होगा, अभी तक हम दे रहे थे उसमें आपको अलग अलग से बोल रहे थे कि x प्लस 2 फैक्टर है या x माइनस 3 फैक्टर है या x माइनस 1 से डिवाइड किए तो 32 रिमाइंडर है, x प्लस 2 से डिवाइड किए तो 36 रिमाइंडर, ऐसा बात बोल रहे थे। यहाँ पे देखिए कंबाइंड वे में दिया हुआ है, ये अच्छे से पढ़ाए हुए हैं क्लास में, लेकिन हमको पता है ना आप लोग बहुत बढ़िया बच्चा हैं, सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखते हुए हम लोग क्या देखेंगे इसको पहले कि इफ़ क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड ए एंड बी। ध्यान दीजिए कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। अब इसका बोल दिया ये फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर है। तो ये क्या है बताइए, ये एक्चुअली में कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका फैक्टर है। अगर ये दोनों ही इसका फैक्टर है मतलब कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा, अलग से x माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा और x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो आपको बेसिकली काम क्या करना है, f ऑफ 2 0 करना है और f ऑफ 1 भी 0 करना है। इससे एक इक्वेशन मिलेगा, इससे एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, f ऑफ 2 0 मतलब समझ में आ गया ना, एक हम पुट करके दिखा दे रहे हैं। तो 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4a प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पहला इक्वेशन मिला। सेम दूसरा इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे रहे हैं, करना है सारा ही क्वेश्चन खुद से ही करना है तुम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो और भी बताने लायक नहीं है। मिस्टर मोहन एज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 500 रुपीज़, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 3 ईयर है। ठीक है, इफ़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू दिया है 2497.50, मतलब इतना, सॉरी एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी। ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि सर टोटल मनी उसने कितना दिया है, टोटल मनी। अच्छा इससे क्यों काम करेंगे, डायरेक्टली आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इस फॉर्मूले में आपको सारा का सारा चीज़ पता है। कैसे पता है बताइए, कैसे पता है आपको? पी पता है, हाँ पता है, एन पता है, हाँ पता है, एन प्लस 1 पता है, हाँ पता है, सभी पता है, आई भी पता है, आर बस नहीं पता है। ठीक है, आर बस आपको नहीं पता और दुनिया का सारा चीज़ पता है। कर लेंगे बहुत आसानी से, आगे बढ़ते हैं। पीटर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310। ध्यान दो 5310 में परचेज किया, विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग GST, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, इसमें हम मान लेते हैं पहले कि लेट द MRP बी, लेट द मार्क्ड प्राइस बी, लेट मार्क प्राइस बी एक्स। अब ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है, उसने मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अगर 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस बोल रहा है तो उसको कितने में मिला है बताइए। तो आप बोलेंगे सर 90% में मिला है, मतलब तो 90x/100 मतलब 9x/10। ठीक है, मतलब 9x/10 ये उसका क्या हुआ, CP हुआ, इतना उसको कॉस्ट पड़ा। अब इस कॉस्ट के बाद उसको इसी रुपया के ऊपर उसको क्या देना पड़ा, टैक्स। इसका रिड्यूस्ड प्राइस है, CPU नहीं लिखते हैं अभी, रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है, जो आफ्टर डिस्काउंट जो उसको कितना में मिल रहा था, तो 9x/10 में मिल रहा था। x का सामान उसको 9x/10 में मिल रहा था। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो रिमेनिंग प्राइस ही ये है, रिमेनिंग प्राइस के ऊपर अब 18% का टैक्स भी है। ठीक है, तो 18% टैक्स ऑन 9x/10, ये क्या हो गया प्लस 9x/10 इक्वल्स टू क्या होगा 5310। ये इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्या हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चा थोड़ा आँख खोल के देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। ठीक है,
तुम थोड़ा सा आँख खोल के देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है? एक कलर भैया थोड़ा अच्छा हो जाओ, बच्चा लोग को दिखाई दे। तो ये क्या है? ये वाला चीज़ क्या है जो ब्लू से अभी हम मार्क किए? ठीक है, और फिर ये क्या है जो अभी हम क्या पता कौन सा कलर से मार्क किए? तो तुम क्या बोलेगा कि सर ये क्या है? तो तुम बोलेगा कि सर ये है मेरा जो टैक्स दिए हम, और ये क्या है मेरा जिस मनी के ऊपर टैक्स दिए। अरे तुमको अगर हम बोले कि 9x/10 प्राइस है और तुमको उसके ऊपर 18% का टैक्स देना है, तो तुम यही दे करके थोड़ी सामान ले लेगा। ये तो टैक्स है, बस टैक्स प्लस जितना में वो सामान मिल रहा था। तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या था? 9x/10। तो ये प्राइस प्लस इसके ऊपर टैक्स, ये दोनों मिला करके 5310। फाइंड एक्स। ठीक है, फाइंड एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सम। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी। अच्छा ए देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मिस्टेक था, यहाँ पे इस2 होगा, इस2। ठीक है, मतलब -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है? रियल है। अच्छा इसमें तो डायरेक्टली ही दे दिया है, तो कुछ सॉल्व करना नहीं है आपको। ठीक है, एक्स भी डायरेक्टली पता है, वाई भी डायरेक्टली पता है। तो ध्यान दो, एक बार हम नंबर लाइन के थ्रू समझा देते हैं इसको। सपोज करिए ये नंबर लाइन हो गया ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला कि x -3 से कहाँ तक है? 5 तक है। ये 0 हो गया, ये हो गया 5। तो -3 इंक्लूडिंग से लेकर के 5 इंक्लूडिंग तक है। ठीक है, इसके बीच का ये सारा चीज़, बोलो सही है? हाँ सर सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? x है -1 से लेकर के सॉरी -1 को इंक्लूडिंग नहीं है, सॉरी, -1 से कहाँ तक? 8 के पहले तक। तो 8 सपोज करिए हम मान लिए यहाँ तक आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा 8 है मान लेते हैं, ये -1 है। ठीक है ना। तो ऐसा बात है, अभी तो आपको दिख रहा है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ठीक है, A इंटरसेक्शन B, आप लोग को दिक्कत हुआ होगा अगर इसमें, तो अच्छे से देखिएगा। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर A इंटरसेक्शन B, तो आपका कॉमन रीजन हमको तो यही वाला दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ बच्चा। अरे सॉरी ये तो कुछ था नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम 0 मार्क कर दिए, तो हमको लग रहा था वहीं तक है। ठीक है, तो ये कहाँ से दिख रहा है? 0 से लेकर के 5 तक हमको कॉमन दिख रहा है सर। अच्छा सॉरी, -1 से लेकर के 5, हम बार बार गलती बोल रहे हैं। क्या दिख रहा है हमको कि देखो ये वाला पॉइंट क्या है? -1। हम एक बार कलर कर दे रहे इससे। देखो तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पोर्शन पूरा कॉमन है। ठीक है ना। तो अगर ये पोर्शन कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं आसानी से कि सर जो कॉमन है दोनों में वो कहाँ तक है? -1 से लेकर के 5 तक कॉमन है दोनों में। रेड और ब्लैक दोनों कॉमन कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर के 5 तक। तो क्या 5 दोनों में है? हाँ सर है, 5 दोनों में भी है, इस वाले लाइन पे भी और इस वाले पे। तो ये इंक्लूडिंग था। ठीक है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। चलो अच्छा यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे सर ब्लैक वाले में तो -1 इंक्लूडिंग है, लेकिन रेड वाले में इंक्लूडिंग नहीं, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये होगा आपका आंसर किसका? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, फिर A इंटरसेक्शन B, ओहो B कॉम्प्लीमेंट दिया है। देखो अच्छा B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि पूरा नंबर लाइन में B को छोड़ करके जो बचा है वो, देखो ध्यान से, ये अगर क्वेश्चन नहीं भी किए हो तो अच्छे से देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि B को छोड़ करके जो बचा है वो। तो B को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे? रेड से। तो रेड से अगर रिप्रेजेंट किए थे, तो रेड वाले पोर्शन को अगर हटा दे पूरे नंबर लाइन से, तो क्या बचेगा? देखो ये -1 है और ये क्या है? 8 है। तो तुम क्या बोलेगा? सर -1, क्योंकि इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं था इसलिए इसमें -1 बचा रहेगा। ठीक है, और 8 भी इंक्लूडेड नहीं था, तो 8 भी यहाँ पे बचा रहेगा। तो इससे इधर चले जाइए कहीं भी और इससे इधर चले जाइए कहीं भी। ये क्या बताया? ये आपको मिला B कॉम्प्लीमेंट, मतलब B को छोड़ करके नंबर लाइन से पूरा B को हटा दो। ठीक है, अब बोल रहा है B में और किस में? B में और किस में बोल रहा है? थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, कि लाइट नहीं मतलब डार्क जैसा ही लेकिन थोड़ा अलग। हाँ, तो अब क्या हो गया कि B में और किस में कॉमन बोल रहा है? B कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया। और A में, A कहाँ से कहाँ तक है बच्चा? तो सर -3 से लेकर के 5 तक। तो ये -3 यहाँ कहीं आएगा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तब तो रेड ही ले लो इससे अच्छा।
तो ये क्या हो गया, -3 से लेकर के कहाँ तक था बच्चा, ये 5 तक, ये था 5 तक, ये 5 तक पूरा इंक्लूडिंग, ये 5 तक था, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि सर इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है, तो कॉमन रीजन आपको एक ही जगह दिख रहा है, बताइए क्या यही है कॉमन, दिख रहा है जो अभी मार्क किए, यही कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो आप क्या बोलेंगे कि सर कॉमन कहाँ से कहाँ तक आया, तो हम बोलेंगे बच्चा -3 दोनों में ही है, ठीक है, -3 दोनों में ही है और -1 भी दोनों में है, ठीक है ना, -1 भी दोनों में है। रेड वाले में -1 100% आएगा और ब्लू वाले में भी -1 है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चा यहाँ पे अब ये गलती नहीं करना कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी में से, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट जब लिख रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट लिखने में तुम लोग गलती करेगा पक्का, ठीक है। तो ये होगा आंसर, आई होप आप लोग समझ गए हैं। बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, एक तो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली क्या है, 5 है, 5 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमको पूछ द लीस्ट वैल्यू तो अब आप नहीं बोल पाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ द लीस्ट वैल्यू तो आप बोलेंगे सर -1 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि -1 को लिए नहीं है। तो अगर -1 को नहीं लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा बोलेंगे सर -0.99999999 ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आप एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे कि कितना डिजिट तक जाएगा, आपको रेकरिंग लगा देना होगा, 9 रेकरिंग लिख सकते हैं आप, वो भी आपको 1 के ही बराबर हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा था, थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर ये अच्छा सम था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा जहाँ सम आएगा वहाँ पे टाइम देंगे, अदरवाइज हम टाइम नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 29 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। ये क्यों तुम मुझे देखे देखे लग रहे हो, ये मॉडर्न के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, याद है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 29 टर्म्स, तो 29 टर्म्स है, फिर से ये हम बस बोल दे रहे हैं, देखो 29, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 375। अगर 29 टर्म्स है तो सबसे मिडिल वाला टर्म क्या होगा, तो 29 + 1/2 मतलब कि 15th वाला टर्म सबसे बीच में आएगा। तो ध्यान दो, अगर 29 टर्म्स है 1 2 3 यहाँ पे 14 15 16 29 तक है, तो सबसे बीच में क्या है 15, तो 3 तो बीच वाला 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा 14 15 16, सही आ रहा है। 14 15 16 आर द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, सही है। तो पहला जो आपका बनेगा कि T14 + T15 + T16 इज इक्वल्स टू 375। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो A + 13D, A + 14D, A + 15D इज इक्वल्स टू 375, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 531। तो लास्ट 3 टर्म क्या होगा बच्चा, तुम बोलेगा सर खुशी खुशी हम बता देंगे कि 27 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर, ये तीनों टर्म का सम कितना है, 531 है। मतलब A + 26D, A + 27D, A + 28D, इसका वैल्यू है 531। तो ये 2 इक्वेशन मिल गया, 1 और 2 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा अच्छे से, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अच्छा ये सर्कल का सम हो गया यहाँ पे भाई, तो RQP दिया हुआ है 68 जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट है, दिख रहा है अच्छे से, मतलब क्या CQ, ये दोनों टेंजेंट है, PC और QC ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। कैलकुलेट QOP एंड QCP, ये और ये एंगल निकालना है, ध्यान दो। तो तुम बोलेगा कि सर अगर ये 68 है, तुम क्या बोलेगा कि सर अगर ये 68 है ये वाला एंगल, तो ये भी वाला एंगल 68 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि तुम गलत बोल रहा है। देखो ध्यान से, हम ये नहीं बोलना चाहते थे, हम ये बोलना चाहते थे कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। क्यों, अब तो समझ में आ गया ना क्यों भाई, क्योंकि सर ये दोनों तो इक्वल है। कौन दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अच्छा वेरी गुड, तो ये और ये एंगल मेरा इक्वल हो गया, ठीक है ना।
अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मान लेते हैं x और x है, तो x प्लस 68 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 68, कोई दिक्कत है क्या? प्लस 68 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो 112 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56। x का वैल्यू हो गया 56, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चा ये वाला जो है ना, ये 56 लिखा हुआ है और ये भी कितना लिखा हुआ है? 56 लिखा हुआ है। अब ये दोनों अगर 56 लिखा हुआ है तो अब बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा बीच में? ध्यान से दिख रहा है ना हम क्या किस एंगल का बात कर रहे हैं? ये एंगल का बात कर रहे हैं। 56 आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। हम मिटा दे रहे सबको, ठीक है, कि आपको दिखे। तो ध्यान दो, ये हो गया 56, ये भी हो गया 56, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 112। कोई दिक्कत? ये वाला एंगल कितना होगा? 112। ठीक है, अब अगर ये 112 है तो अब आपको दिख रहा है ना बच्चा कि ये तो 90 है, ये तो 90 है, दिखा? ऐसा भी सम लग रहा है हम लोग किए हुआ है ना रे, सब सम देख के लगता है हम कर ही लिए हैं। ये हो गया, ये हो गया 90 90 112 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? अगेन ये भी कितना आ जाएगा बच्चा? 68 आ जाएगा। बोलिए सही है? कोई दिक्कत नहीं? सब निकल गया, सब निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? बैग कंटेन्स की कंटेंट्स, a bag contains 5 white, 6 red and 9 green balls। ठीक है, a ball is drawn at random from the bag, find the probability that the ball drawn is a green ball। तो ग्रीन बॉल का चांस कितना है भाई? 4 5 11 9 20। दूसरा अ वाइट और अ रेड, तो 6 + 5/20। थर्ड वन क्या होगा भाई? इज नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल, ना ही ग्रीन हो ना ही वाइट हो। ध्यान दो, नाइदर ग्रीन बॉल, ग्रीन नहीं होना चाहिए, वाइट बॉल भी नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? 6/20। ठीक है, बहुत आसान सम हो गया, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मीन दिया हुआ है 52। बच्चा ऐसा क्वेश्चन फिर से ये रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट इन द सेंस कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे? सर 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, फिर क्या आएगा? 53F 7 2 6 13। तो हम बोलेंगे बच्चा किसी को भी ए मान लो, तो सपोज करो तुम इसको ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन, तो ये क्या हो जाएगा? -30 -20 -10 0 10 20 30। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, सही है। चलो तो अब FIDI निकालो, -150 -60 -10F 0 -20 -120। ये क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस क्यों लिख रहा है? 20 120, और ये क्या हो जाएगा? 390। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसमें से इन दोनों को अब कर लेना, ठीक है ना। ये तुम क्या निकालेगा? समेशन ऑफ, यहाँ पे सबको ऐड कर लो, समेशन ऑफ FIDI निकालेगा। तो तुमको एक्चुअली में दिया क्या हुआ है? देखो, तुमको मीन दिया हुआ है कितना बच्चा? मीन दिया हुआ है 52। हाँ, तुम क्या लिखेगा? मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ FIDI बाई समेशन ऑफ FI प्लस A। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू तुमको कहाँ से? ये वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब तुम बोलेगा सर समेशन ऑफ FI कहाँ से मिलेगा? तो समेशन ऑफ FI तुमको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ समेशन ऑफ FI मिलेगा। ठीक है, समेशन ऑफ FI इन सबको ऐड करके, और प्लस A क्या है सर? तो हम बोलेंगे बच्चा अभी तो एक पड़क मार देंगे, अच्छा लगेगा। तो तुम बोलेगा क्यों? तो हम बोलेंगे A तो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये हो गया A। सारा चीज़ तुमको पता है। क्या निकल जाएगा बच्चा यहाँ से? जो अननोन वैल्यू क्या है बच्चा? यहाँ पे तुम्हारा अननोन वैल्यू क्या है? F है। तो यहाँ पर F है, और ये जो F है यहाँ पे दोनों में ही F का टर्म में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, हो जाएगा पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। क्या है बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट बात कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 mm थिक
हमको क्यों लग रहा है सारा सम करा दिए। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस, हाइट और डायमीटर दिया हुआ कितना है ऐसा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 2 mm thick to be melted to form a right circular cylinder of height this and diameter this। तो देखो एक हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है जिसका हाइट कितना है 12 है और ये कितना है 3 है, ये सेंटीमीटर है, ये भी क्या है सेंटीमीटर है। ओके लेकिन इसको हम लोग किससे बना रहे हैं, बहुत सारा कॉइन से बना रहे हैं, कॉइन से हम लोग, लेकिन कॉइन के ऊपर सम किए थे, याद है हम इसको इसी से दिखाए थे कि देखो ये कॉइन ही है, कॉइन सपोज करके चलो इसको, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मान लेते हैं n कॉइन्स को मेल्ट करेंगे, तो एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, तो तुम बोलेगा एक कॉइन भी तो सर क्या है, एक कॉइन भी तो एक सिलेंडर ही है, तो वो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h। बोलो सही है, सही है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। तो ये n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से आपको n का वैल्यू निकाल लेना है, कोई दिक्कत है बोलो। मतलब सिंपली आपको क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपका आंसर कैसे आता है, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन करना था ना बच्चा। यूनिट का ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, यूनिट का ध्यान रखना। सम बहुत आसान है, यूनिट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पता है कि सर सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में ले जाना है, एक चीज़ mm में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब सारा सम करना है, हम बस हिंट वीडियो है ये, ठीक है, हम हिंट दे रहे हैं, मिटा देते हैं सब, ठीक है। सब अच्छे सॉल्व करते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के हिंट वाला सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छे से रहो, फिर मिलते हैं।